हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लो यूनिवर्स। स्टूडेंट, आज के लेक्चर 6 ऑफ कंट्रैक्ट लॉ में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट कंसिडरेशन, जो कि इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। स्टूडेंट, सबसे पहले याद रखो कि विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कंट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। स्टूडेंट, ये एक प्रिंसिपल एक लैटिन मैक्सिम से आया है, जो मैक्सिम है कि एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर एक्शो, जिसका मतलब है कि बेयर प्रोमिस से कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता। स्टूडेंट, अब ध्यान से सुनो, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट। स्टूडेंट, यह सेक्शन एग्जाम और कोर्ट में बहुत ही काम का सेक्शन है। स्टूडेंट, सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ द इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट सेज दैट when at the desire of the promisee and any other persons done or abstain from doing an act or abstinence is called consideration. Students, consideration is based on the principle quid pro quo, means something in return. Students, now let's we start from the essentials elements of a valid consideration. कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं सो दैट तुम्हारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कंसिडरेशन के रिलेटेड। फर्स्ट एसेंशियल इज एट द डिज़ायर ऑफ द प्रोमिसर की रिक्वेस्ट पर ही होने चाहिए। इसके रिलेटेड केस लो है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बालदेव। कोर्ट ने बोला कि अगर एक्ट किसी थर्ड पार्टी के कहने पर हुआ तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। सेकंड, बाय द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इंडियन लॉ का एक यूनिक पॉइंट है कि कंसिडरेशन अदर देन प्रोमिसी मतलब थर्ड पर्सन भी दे सकता है। इस के रिलेटेड केस लो है चिनैया वर्सेस रमैया, जहां एक थर्ड पार्टी ने कंसिडरेशन दिया और कोर्ट ने बोला कि ये वैलिड है, मीन्स थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकती है। थर्ड इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अनलाइक इंग्लिश लॉ मतलब इंग्लिश लॉ के उल्टा इंडियन लॉ में पास्ट कंसिडरेशन भी वैलिड है। पास्ट कंसिडरेशन जो एक्ट पहले ही हो चुका है, मीन्स ऑलरेडी डन। प्रेजेंट जो एक्ट कंट्रैक्ट बनाते टाइम हो रहा है उसको एग्जीक्यूटर कंसिडरेशन भी कहते हैं। थर्ड इज फ्यूचर जो प्रॉमिस फ्यूचर में पूरा होगा, मीन्स एग्जीक्यूटरी। Fourth essential element is that something of value in the eyes of law. कंसिडरेशन कोई भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो लॉ की नज़र में वैल्यू रखती हो। याद रखो, एडिकेसी मतलब कितनी वैल्यू है यह ज़रूरी नहीं, बस वो रियल हो, इल्यूजरी ना हो। कंसिडरेशन दे रहे हो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए लॉ की आइज में। फिफ्थ एसेंशियल एलिमेंट इज लॉफुल कंसिडरेशन। सेक्शन 23 कहता है कि कंसिडरेशन लॉ के थ्रू फॉरबिडन ना हो, मतलब लॉ ने उस पर कोई रोक ना लगाई हो, या फिर इमोरल एंड फ्रॉडुलेंट ना हो। थर्ड, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो वो कंसिडरेशन। स्टूडेंट्स, तुम अगर किसी को सुपारी देने का प्रॉमिस करो पैसों के बदले में, तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है, चाहे पैसे कितने भी हो। स्टूडेंट्स, अब हम टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन को समझते हैं। कंसिडरेशन का मतलब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, मीन समथिंग इन रिटर्न। अब इसके टाइप्स देखते हैं वन बाय वन। कंसिडरेशन के मेनली 3 टाइप्स होते हैं: पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट और एग्जीक्यूटर कंसिडरेशन, फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पास्ट कंसिडरेशन, मीन्स योर वर्क एंड सर्विसेज ऑलरेडी पहले ही की जा चुकी हो एंड उसकी एक्सचेंज में बाद में प्रॉमिस दिया गया हो। फॉर एग्जांपल, ए ने बी का घर पेंट किया बिना पैसे मांगे हुए। बाद में बी ने प्रॉमिस किया कि वो ए को, मीन्स जिसने घर पेंट किया, उसको ₹5000 देगा। ये पास्ट कंसिडरेशन है। इंडिया में यह कंसिडरेशन वैलिड है, लेकिन इंग्लिश लॉ में जनरली वैलिड नहीं होती पास्ट कंसिडरेशन। सेकंड कंसिडरेशन इज प्रेजेंट और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, मीन्स जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन एक ही टाइम पे होते हैं, मतलब तुम अभी काम कर रहे हो और सामने वाला भी अभी पेमेंट या बेनिफिट दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम शॉप से बिस्किट लेते हो और सेम टाइम पर पैसे देते हो, दोनों चीज़ें एक साथ हुई, ये फॉर्म एक वैलिड फॉर्म है। थर्ड कंसिडरेशन इज फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन, मीन्स जब दोनों पार्टीज फ्यूचर में कुछ करने का प्रॉमिस करती है, मतलब काम और पेमेंट दोनों बाद में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से कहा मैं अगले मंथ तुम्हें
100 केजी वीट दूंगा और बी ने कहा मैं अगले मंथ तुम्हें ₹3000 दूंगा। दोनों ने फ्यूचर के लिए प्रॉमिस किया। इस कंसिडरेशन मीन्स फ्यूचर कंसिडरेशन भी वैलिड है अंडर इंडियन एंड इंग्लिश लॉ दोनों में। स्टूडेंट्स सो ऑलवेज रिमेंबर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों वैलिड हैं। मीन्स तीनों कंसिडरेशन वैलिड है अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट इन इंग्लिश लॉ में पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट वैलिड, ओनली प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशंस आर वैलिड। स्टूडेंट्स अब हम कंसिडरेशन कंसेप्ट के रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रीन एंड उसके रिलेटेड एक्सेप्शंस को अच्छे से समझते हैं वन बाय वन। लीगल मैक्सिम इज एक्स न्यूडो पैक्टो नॉन ओरेटर एक्शियो। इसका मतलब है बेयर प्रोमिसेस से कोई लीगल एक्शन नहीं होता। इसको हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, इसको हम और डिटेल में करते हैं अभी। स्टूडेंट्स अगर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन इंडिया में बात यही ख़त्म नहीं होती। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 25 कहता है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं, मतलब कुछ सिचुएशन में बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। जैसे कि फर्स्ट एक्सेप्शन इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 1। रिटर्न और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट जो क्लोज रिलेटिव मतलब ब्लड रिलेशन और एनी सिमिलर नियर रिलेशन टू ब्लड रिलेशन के बीच नेचुरल लव एंड अफेक्शन से एग्रीमेंट बनाया गया हो। जो भी हमारे रिश्तेदारों और ब्लड रिलेशन के मेंबर्स के बीच में कोई भी एग्रीमेंट बनाया गया हो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन में कंसिडरेशन का होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल भाई ने अपनी बहन को एक रजिस्टर्ड डीड से प्रॉपर्टी देने का प्रॉमिस किया। इसके रिलेटेड केस लो है वेंकाता स्वामी वर्सेस रंगास्वामी। इस केस में एक भाई ने अपनी बहन को प्रॉपर्टी देने का प्रॉमिस किया जो राइटिंग और रजिस्टर्ड फॉर्म में था। प्रॉमिस कोर्ट ने कहा इस केस में क्योंकि यह एक क्लोज रिलेशन है तो राइटिंग रजिस्ट्रेशन और नेचुरल लव प्रेजेंट है, बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड होगा इस केस में। सेकंड एक्सेप्शन इज पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज अंडर सेक्शन 25 सब सेक्शन 2। एक्सेप्शंस की कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट इज कोई काम वॉलंटरली मीन्स अपने आप किया गया हो बिना रिक्वेस्ट के। सेकंड बाद में दूसरा पर्सन उसके लिए पेमेंट का प्रॉमिस करे। फॉर एग्जांपल ए ने बी का मिसिंग बैग ढूंढकर वापस किया, बाद में बी ने ए को ₹5000 देने का प्रॉमिस किया। इसके रिलेटेड केस लो है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। डिफेंडेंट ने पब्लिक हॉल बनाने के लिए सब्सक्रिप्शन प्रॉमिस किया, प्लेंटिफ ने उस प्रॉमिस पर रिलायंस करके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। कोर्ट ने कहा ये पार्लियामेंट्री एक्ट है जो पब्लिक बेनिफिट के लिए था और प्रॉमिस इन्फोर्सेबल है। थर्ड एक्सेप्शन इज प्रॉमिस टू पे टाइम बेयर डेप्ट अंडर सेक्शन 25 एंड सबसेक्शन 3। डेप्ट टाइम बेयर्ड हो लेकिन डेप्टर ने रिटर्न में रीपेमेंट का प्रॉमिस किया हो। इस एक्सेप्शन की कुछ कंडीशंस है। फर्स्ट इज डेप्ट का लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो चुका हो, मीन्स जो डेप्ट देना था उसके लिए लिमिटेशन पीरियड था वो खत्म हो चुका हो, मीन्स टाइम बेयर्ड हो। सेकंड इज डेप्टर रिटर्न एंड साइन प्रॉमिस करे कि वो डेप्ट रीपे करेगा। फॉर एग्जांपल राम का ₹10,000 का मीन्स डेप्ट था जो कर्जा था शाम के ऊपर था, जो 3 ईयर का जो टाइम पीरियड था लिमिटेशन पीरियड था उसको भी क्रॉस कर चुका था, मीन्स 3 ईयर का लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया था। शाम ने रिटर्न में साइन करके रीपेमेंट का प्रॉमिस किया तो यह भी एक वैलिड एग्रीमेंट होगा। कंप्लीटेड गिफ्ट में कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती बट फिर भी वैलिड होता है। गिफ्ट मतलब बिना कंसिडरेशन के प्रॉपर्टी या फिर कोई भी चीज़ देना। इसके रिलेटेड कंडीशंस है कुछ, मीन्स गिफ्ट वॉलंटरली होनी चाहिए, डोनर की तरफ से ओनरशिप ट्रांसफर हो। थर्ड डोनी एक्सेप्ट करे ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द डोनर। फोर्थ इज दैट ट्रांसफर एंड डिलीवरी ऑफ द गिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हो। सो स्टूडेंट्स गिफ्ट वैलिड है इवन विदाउट कंसिडरेशन क्योंकि लो लव एंड अफेक्शन को भी वैलिड मानता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने अपनी वॉच बी को दे दी और बी ने एक्सेप्ट कर ली तो यह एक वैलिड कंप्लीटेड गिफ्ट है एंड फ्यूचर का प्रॉमिस वैलिड नहीं होता। गिफ्ट तभी वैलिड है जब वो वॉलंटरली एक्सेप्टेड और कंप्लीट ट्रांसफर एंड डिलीवरी के साथ हो। The exception is agency which is defined under section 185 of the Contract Act. It means एजेंट अपॉइंट करने के लिए कंसिडरेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ए ने बी को अपना एजेंट बनाया प्रॉपर्टी सेल करने के लिए बिना कंसिडरेशन के तो यह भी एक वैलिड एजेंसी होगी।
सिक्स्थ इज चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन, प्रॉमिस जो पब्लिक बेनिफिट के लिए किया गया हो एंड प्रॉमिसी ने रिलायंस करके एक्शन लिया हो उस प्रॉमिस के लिए। सो स्टूडेंट्स, पब्लिक बेनिफिट वाले प्रॉमिसेस इन्फोर्सेबल हो सकते हैं। इसके रिलेटेड केस लो है केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद। सेम केस एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबव। कोर्ट ने कहा चैरिटेबल सब्सक्रिप्शन इन्फोर्सेबल है अगर प्रॉमिसी ने प्रॉमिस पर एक्ट किया हो और लॉस सफ़र किया हो उसके रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, up to here we have discussed exceptions of the legal maxim which is related to the consideration concept। I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾउ वी विल मूव फर्दर फॉरवर्ड। स्टूडेंट्स, अब हम इम्पोर्टेंट केस लॉज ऑन कंसिडरेशन समझते हैं कि इस कंसिडरेशन के रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केसेस को जो हमें प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस देते हैं कंसिडरेशन कंसेप्ट को समझने के लिए। फर्स्ट इज करी वर्सेस मीसा। इस केस के फैक्ट है कि इस केस में कोर्ट ने कंसिडरेशन का डेफिनेशन दिया जो आज भी काफ़ी क्यूटर डेफिनेशन है। दैट डेफिनेशन इज गिवन एज कंसिडरेशन इज सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और बेनिफिट एक्यूरिंग टू वन पार्टी और सम forbearance, deterrent, loss और रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन, सफर्ड और अंडरटेकन बाय दी अदर। मतलब कंसिडरेशन जहाँ तो बेनिफिट हो जो एक पार्टी को मिलता है, जहाँ लॉस डेटिनेंट हो जो दूसरी पार्टी बियर करती है। सेकंड लैंडमार्क केस लो इज अब्दुल अजीज वर्सेस मौसम अली। इस केस में एक पर्सन ने मॉस्क्यू रिपेयर के लिए डोनेशन देने का प्रॉमिस किया लेकिन उसने कोई लीगल इंटेंशन नहीं रखी कि प्रॉमिस बाइंडिंग हो। इस केस में कोर्ट ने कहा अगर सिर्फ मॉरल ऑब्लिगेशन है और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी का इंटेंशन नहीं है तो प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं होगा। मेरे दिल से दिया गया प्रॉमिस बिना लीगल बाइंडिंग के कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। हम किसी को अपने मन से दिल से कई बार प्रॉमिस कर देते हैं बट तो उसका हर टाइम लीगल बाइंडिंग नहीं होगी कोर्ट में इन्फोर्सेबिलिटी के लिए। थर्ड केस लो इज थॉमस वर्सेस थॉमस। इस केस में एक हस्बैंड ने अपनी डेथ के बाद अपनी वाइफ को घर देने की विश करी थी कि डेथ होने से पहले यह विश कर दी थी अपने परिवार के सामने या किसी के भी सामने कि उसकी डेथ के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसकी वाइफ को मिलेगी। एग्जीक्यूटर ने वाइफ को घर दिया ऑन कंडीशन कि वो ₹1 पर ईयर रेंट देगी और घर मेंटेन करेगी। तो इस केस में कोर्ट ने कहा इवन नॉमिनल कंसिडरेशन मीन्स बहुत छोटी कंसिडरेशन थे ₹1 की, पर वो भी 1 साल के लिए, तो वो कंसिडरेशन नॉमिनल कंसिडरेशन भी वैलिड मानी जाएगी जब तक वो कंसिडरेशन लॉफुल है। कंसिडरेशन का अमाउंट बड़ा होना जरूरी नहीं, बस लॉफुल होना चाहिए। सो इफ वी कंक्लूडेड इट हेयर, अगर हम इन ऑल केसेस लॉ को कंक्लूड करते हैं तो करी एंड मीसा केसेस में कंसिडरेशन का क्लासिक डेफिनेशन दिया गया है। एंड इन सेकंड केस लॉ अब्दुल अजीज वर्सेस मौसम अली में मॉरल ऑब्लिगेशन को कहा गया है कि वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी को नहीं फॉर्म करता। एंड इन थॉमस वर्सेस थॉमस में कहा गया कि छोटी से छोटी कंसिडरेशन भी वैलिड है अगर वो लॉफुल है ओनली इन दैट केस। सो कंसिडरेशन का अमाउंट मैटर नहीं करता, उसका लॉफुल होना मैटर करता है। The differences between the doctrine of the privity of contract versus privity of consideration which is deals with the concept of the consideration। First of all, privity of the contract, doctrine of the privity of contract इसमें कहा गया है कि सिर्फ वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज हैं वही उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकते हैं। मतलब अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हो तो तुम कोर्ट में जाकर उसके टर्म्स इन्फोर्स नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, सी उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है तो सी उस पर स्यू नहीं कर सकता। मीन्स जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर की गई हैं वो ही उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकती, थर्ड पार्टी किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स नहीं करवा सकती। सेकंड इज प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। इंग्लिश लॉ में कहा गया है कि सिर्फ प्रॉमिसी मतलब जिसने कंसिडरेशन दिया है वो ही कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इन्फोर्स नहीं कर सकता, मतलब थर्ड पार्टी कंसिडरेशन को इन्फोर्स नहीं कर सकती अंडर इंग्लिश लॉ। बट नाउ वी विल सी अंडर इंडियन लॉ मीन्स इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कंसिडरेशन थर्ड पार्टी ने दिया हो तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और प्रॉमिसी उसको इन्फोर्स कर सकता है। इसके रिलेटेड केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इस केस के फैक्ट्स है कि एक लेडी ने अपनी प्रॉपर्टी अपने नीस मीन्स अपने भतीजी
को डीड के थ्रू गिफ्ट दिया, इस कंडीशन के साथ कि नीस हर साल लेडी की मदर को ₹653 देगी। नीस ने मदर को पेमेंट नहीं दी। कोर्ट ने कहा ये वैलिड एग्रीमेंट है क्योंकि इंडिया में स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इन्फोर्स कर सकते हैं। मदर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं थी, लेकिन कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से आने पर भी इन्फोर्सेबल है। सो स्टूडेंट, इस कंसेप्ट के लिए इंडियन लॉ ज़्यादा फ्लेक्सिबल है इंग्लिश लॉ के कंपैरिजन में। सो इफ वी कंक्लूडेड these all two doctrines, फर्स्ट प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट, सिर्फ प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट में कहा गया है कि सिर्फ पार्टीज इन्फोर्स कर सकती है कंट्रैक्ट को, एंड प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन में कहा गया है कि इंडिया में थर्ड पार्टी कंसिडरेशन वैलिड है एंड इंग्लिश लॉ में थर्ड पार्टी कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। नाउ विल सी दी जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस, मीन्स कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या होगी। कोर्ट ने बार बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इम्फेसिस किए हैं। कंसिडरेशन इन्फोर्सेबिलिटी के लिए जरूरी है, बिना कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली वॉइड होता है अंडर सेक्शन 25 के एक्सेप्शंस को लीव करके, उन एक्सेप्शंस को छोड़कर अगर बिना कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो वॉइड माना जाएगा, उसकी वैलिडिटी नल एंड वॉइड हो जाएगी। लॉफुलनेस, रियलिटी एंड सफिशिएंसी ऑफ कंसिडरेशन मैटर करते हैं। लॉफुलनेस मीन्स कंसिडरेशन का ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, इलीगल काम के लिए नहीं। नेक्स्ट इज रियलिटी, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं। नेक्स्ट सफिशिएंसी, लो को अमाउंट का मीन्स लो का बड़ा होना ज़्यादा होना जरूरी नहीं लगता, बस सफिशिएंट होना चाहिए। एज गिवन अंडर द केस थॉमस वर्सेस थॉमस प्रिंसिपल, एज उस केस में ₹1 कंसिडरेशन भी इनफ था, नॉमिनल कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूटियस प्रोमिसेस नॉर्मली वॉइड होते हैं, मीन्स जो ग्रेटिट्यूटियस प्रॉमिस होते हैं वो वॉइड ही होते हैं। नेक्स्ट इज सिर्फ मॉरल एंड ग्रेटिट्यूटियस प्रॉमिस इन्फोर्सेबल नहीं होते जब तक सेक्शन 25 के एक्सेप्शन कवर ना किए जाएं। जुडिशियल ऑब्जर्वेशन मीन्स ऑलवेज चेक द लॉफुल रियल एंड सफिशिएंट कंसिडरेशन। Include the concept of consideration here. Conclusion, consideration is the heart of every enforceable agreement. Without it, promises remain empty words. मीन्स विदाउट कंसिडरेशन जो प्रॉमिस होते हैं वो एम्प्टी हो जाते हैं, उनका कोई भी वजूद नहीं होता। जुडिशरी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट कर दी है वेदर कंसिडरेशन एग्जिस्ट, वैलिड है और लॉफुल है या फिर नहीं। So students, lawful law enforce करूँगा only that promises which attached with the legal value. Students, if you have any doubts, please drop me in a comment box, or you can message me on my Instagram channel, that is also username with the law universe, and a link is given also in the bio. Thank you so much. Stay connected to our YouTube channel for more other legal lectures and topics.